आज का टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके युवाओं से ही हो सकती है। जैसे कि विवेकानंद जी जब यूएसए में गए तो उनकी जो स्पीच है वो सैकड़ों साल के बाद भी आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने जो भारत की छवि बाहर जाकर बनाई वो एक अविस्मरणीय छवि थी। भारत के पास एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट है कि आज की डेट में भारत के युवा जो हैं वो बहुत प्रगतिशील हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अमेरिका में या कहीं भी बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसके जो भी हेड हैं वो भारतीय यूथ हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे कोई भी कंपनीज हैं, सब में भारत के युवाओं ने जाकर भारत का नाम रोशन किया है। भारत के युवाओं में प्रतिभा की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स और बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें युवाओं की लाइन लगी हुई है एडमिशन के लिए, और इतने अच्छे स्कोर्स लेते हैं बच्चे के अगर 100 सीट होते हैं 100 सीट के पीछे 1000 या 5000 बच्चे भी जो है क्वालिफाई करते हैं। ऐसे आईएएस में आपने देखा होगा कि अगर 600 या 700 सीट है उसमें से लाखों बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो ये नहीं कि भारत में युवाओं की प्रतिभा की कमी है या युवाओं की कमी है, बहुत अच्छे बच्चे आगे आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनके लिए यहाँ पे अच्छी जो उन्नति के जो साधन है, उन्नति के जो जगह हैं वो बहुत कम है। वो आगे बढ़ने के लिए उनको जो संस्थान उपलब्ध होने चाहिए वो संस्थान इंडिया में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बच्चों को बाहर की धरती पे जाना पड़ता है। पंजाब के बहुत यूथ जो है पूरे के पूरे घरों से गाँव से बाहर चले गए हैं क्योंकि यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा कोई साधन नहीं मिलता जिसके वो अपनी रोजी रोटी का काम कर सकें। दूसरा क्या है कि एजुकेशन जो है युवाओं के लिए, मेरा ये मानना है कि सरकार को भी ये चाहिए कि युवाओं के लिए जो एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन करे, ताकि उनको जैसे आज की डेट में किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, उनके लिए इतनी सीटें ही नहीं है इंडिया में कि वो अपने टैलेंट को उजागर कर सकें। एक सीट के लिए, एमबीबीएस की एक सीट के लिए अगर 1 करोड़ रुपए या 80 लाख रुपए देना पड़ता तो वो युवा कल को डॉक्टर बन के क्या करेगा। एक इंजीनियरिंग की सीट के लिए उसको लाखों रुपए खर्च करना पड़ता तो वो कल को क्या करेगा। इसलिए मेरी ये हमेशा मांग रही है और ये इच्छा भी है कि देश में इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा हों और इतनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन हो कि सब हमारे इंडिया के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। इस चीज़ की हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये बच्चे पढ़ लिखे इनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो बच्चे काबिल होंगे वो अपने आप अपना जगह ढूंढ लेंगे। हमारे बच्चों को हमने जॉब सीकर नहीं बनाना, हमने जॉब क्रिएटर बनाना है। जो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वो बच्चे आगे, बल्कि एक बच्चा जो है वो 10-10 बच्चों को आगे रोजगार देगा। जैसे स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया, बेसिकली इंडिया तो शुरू से ही स्टार्टअप रहा है, सदियों से स्टार्टअप रहा है। कोई भी बच्चा जो 10वीं भी पढ़ता था वो जाके अपनी दुकान खोल लेता था, कोई ना कोई काम कर लेता था। तो ये इंडिया के लिए स्टार्टअप कोई नई चीज़ नहीं। इंडिया के लिए तो स्टार्टअप जो है सदियों से चलता है। कोई भी बच्चा पहले, ये बेरोजगारी का तो अब आलम शुरू हुआ है, लेकिन आज से 100 साल पहले कौन सी बेरोजगारी होती थी। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारी विडंबना है वो ये है कि जो बच्चों का माइंड सेट है ना, जो ये डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए, वो बहुत ही गलत है। एक बच्चा, अगर किसान का बच्चा 10वीं या 12वीं भी पास कर लेता है, उसको अपनी खेती करने में बहुत शर्म महसूस होने लग जाती है। कोई बच्चा अगर 12वीं या बीए पास कर लेता है, उसको ड्राइवरी करना या कोई हाथ का काम करना, लेबर का काम करना या फैक्ट्री में जाके काम करना, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए दुविधापूर्ण हो जाता है। ये मेरे को नहीं समझ आता कि उनको क्यों नहीं इंडिया में डिग्निटी ऑफ लेबर कि एक वो मिसाल के कायम कीजिए। बाहर के, हमारे यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर कनाडा में, अमेरिका में जाके अगर टैक्सियाँ चला सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, सेल्समैन का काम सकते, तो इंडिया में उनको ये काम करते हुए क्यों दिक्कत होती है। हमारे यहाँ पे एक इंप्रेशन ऐसा बन गया, अगर मेरा ड्राइवर है तो ड्राइवर का ये मतलब यही होगा कि 10वीं फेल होगा। कोई भी ड्राइवर, मेरे को नहीं लगता कोई बीए पास करके कोई ड्राइवरी करना चाहेगा, बीए पास करके कोई सफाई का काम करना चाहेगा, बीए पास करके कोई पीएन का काम करना चाहेगा। ये बहुत बड़ी, हाँ गवर्नमेंट की जॉब के लिए लाखों की लाइन लग जाएगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये जॉब क्यों नहीं करते। ये एक हमारे को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। खेती जैसा सबसे बड़ा प्रोफेशन है, खेती में लाखों, मगर 70% जनता जो हमारी पब्लिक थी वो खेती पे निर्भर करती थी, लेकिन आज की डेट में सब किसानों के बच्चे जो हैं वो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं।
या नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती जा रही है और इसको इनकम बहुत अच्छी हो सकती है टेक्नोलॉजी के साथ, खेती की जो व्यवस्था जैसे इजराइल में है, बाकी देशों में है, उस तरह से हम भारत में क्यों नहीं कर सकते। और बच्चे जो नए आ रहे हैं उनको बहुत अच्छी टेक्निक के साथ वो बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसे मल्टी क्रॉपिंग है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, उसको करके बच्चे बहुत अच्छे, आजकल मशीनरी इतनी अच्छी आ गई है, कंप्यूटराइज्ड, मैं अपने फार्म पे भी देखता हूँ कि कंप्यूटराइज्ड लेवलिंग और कंप्यूटराइज्ड ये जो बीज की सीडिंग की है, सारा सिस्टम इतना अच्छे अच्छे आ गए हैं। तो उन बच्चों को क्यों नहीं हम ट्रेन करते, क्यों नहीं बच्चे अपने ही खेतों पे काम करते। अगर एक बच्चे को 1 एकड़ या 2 एकड़ भी दे दिया जाए तो वो उससे आज का बच्चा जो है वो बहुत अच्छी कमाई कर सकता है। बल्कि मेरी देश के प्रधानमंत्री को और सब नेताओं को ये अपील है कि जितनी भी हमारी ज़मीनें फालतू पड़ी हैं जिसका कोई यूटिलाइज नहीं हो, वो हमारे आने वाली जनरेशन को, बच्चों को एक लॉन्ग टर्म लीज पे वो ज़मीनें दे दी जाएं जिस पे कि वो खेती कर सके या अच्छे फलदार पौधे लगा सके। एक अगर बच्चे को 1 एकड़ हम जगह दे दें तो उस पर अगर वो 500 पेड़ भी लगा दे तो वो कम से कम 5 लाख रुपए मैंने अपनी फैमिली के लिए क्रिएट कर सकता है और उससे वो कितने लोगों को आगे रोजगार भी दे सकता है। इसी तरह से इंडस्ट्री का है, हम जो डे बाई डे हमारे पास ये अडानी अबानी वाला कंसेप्ट आता है, इसके बजाय जो हमारा लघु उद्योग था, जो हमारे गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाते थे लोग, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि हर एक परिवार का बच्चा जो है अपने खेत पे, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ही छोटे छोटे काम करके वो काम कर सके। ऐसे आईटी इंडस्ट्री को हमें इतना बढ़ावा देना चाहिए कि हमें टोटली बच्चों के लिए इवन उनको ये अलाउ करना चाहिए कि वो घरों से भी काम कर सके। आज मैं एज ए सीए देखता हूँ, अगर जीएसटी का भी नंबर लेना होता है तो उसको घर में उसको परमिशन नहीं मिलती। ये चंडीगढ़ में या बड़े बड़े शहरों में इनको बच्चों को परमिशन होनी चाहिए कि वो अपने घर से अपना जो भी प्रोफेशन है या जो भी काम है वो कर सके, ताकि एक अच्छी उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की एक कैपेसिटी बन सके, ना कि वो अपने ऑफिस के लिए इतना हैवी किराया दें और बाकी खर्चे करें। तीसरा, जैसे कि गीता में लिखा है कि जैसा जो हमारे लोग जो अग्रणी लोग होते हैं समाज के, जो आगे बढ़ू लोग होते हैं, वो एक समाज के लिए एग्जाम्पल होते हैं, तो जो बाकी जनता है वो भी उनको फॉलो करती है। तो हमारे नेताओं का चरित्र, हमारे आईएएस अफसरों का चरित्र, हमारे जजेज का चरित्र, हमारे जो भी बाकी लोग हैं, बिजनेस पीपल हैं, जो अर्गनी जिनको हम लोग बोलते हैं, जो उनको उनका एक करेक्टर एक मिसाल की तरह होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे उनको उदाहरण के रूप में लेकर चले, ना कि एक भ्रष्ट तंत्र का जो एक एग्जाम्पल है वो होना चाहिए। क्योंकि भ्रष्ट को देखेंगे तो जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो हमारे ये नेतागणों को चाहिए, मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे सिर्फ मेरे को देश के 25,000 लोग जो हैं, 25,000 लोग अगर ईमानदार हो जाए तो सारी दुनिया ईमानदार हो जाए, सारा भारत ईमानदार हो जाए। उस 25,000 में क्या है, जैसे एमएलए हैं, एमपीज हैं, हमारे आईएएस अफसर हैं, हमारे आईपीएस अफसर हैं, हमारे आईआरएस अफसर हैं, हमारे जजेज हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये टोटल मिला के मैंने एक गिनती की थी, 24,500 के आसपास टोटल ये बनते हैं। अगर ये ऐसे लोग हैं जो कि ईमानदार रहकर काम कर सकते हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि बस इतना पैसा और इतना ऑलरेडी पावर इतनी है कि ये बिना रिश्वत लिए, बिना करप्शन किए, बिना किसी तरह के लालच के भी काम कर सकते हैं और इनको हर तरह की सरकार सुविधाएं देती है। अगर ये सिर्फ 24-25,000 लोग ही ईमानदार हो जाए तो ये हो नहीं सकता कि देश नंबर 1 ना बने। आज की डेट में देश में जो है भ्रष्टाचार ही जो है वही एक सबसे बड़ी जड़ है इसकी, जो कि हम गरीबी की, जिसको हम डेवलपिंग नेशन बोलते हैं। डेवलपिंग नेशन होने में कोई दिक्कत नहीं। लोग आज मेरे को कहते हैं कि नहीं भारत में भ्रष्टाचार तो कभी खत्म ही नहीं होगा, यहाँ तो हर डाल पे वो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, 100 में से 99 बेईमान, मेरा देश महान। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले तक ही, कुछ 2 साल 3 साल पहले तक ही आपने करेंसी नोट देखा होगा। कोई भी करेंसी नोट आपको ऐसा नहीं मिलता था जिसके ऊपर कोई मार्क नहीं लगा होता था, कोई पेन की स्याही से कुछ नहीं लिखा होता था। लेकिन आपने देखा होगा 2 साल 3 साल के अंदर ही आज आपके जेब में जितने करेंसी नोट है उसके ऊपर कोई आपको मार्क नहीं मिलता, कोई पिन का निशान नहीं मिलता। आपने देखा कि एक हैबिट ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो इस तरह से ऐसे नहीं कि हमारे इंडिया की हैबिट नहीं चेंज हो सकती। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले, मोदी जी के आने से पहले, कितने लोग बाहर ये टॉयलेट जाते थे, लेकिन एक विचारधारा बन गई, एक सिस्टम बन गया, एक अवेयरनेस आ गई। आज हम जब ये चंडीगढ़ से दिल्ली जाते थे, मैं देखता था इसमें रेलवे लाइन के ऊपर लोग सवेरे सवेरे जंगल पानी के लिए जाते थे और पूरे का भरा होता था। आज एक भी जगह पे मेरे को नहीं दिखता कि कोई लोग बाहर इस तरह से जंगल पानी जाते हैं। तो एक हैबिट चेंज होगी।
अब आपने देख लिया कि लोग बिल्कुल अपने घर के टॉयलेट में ही जाते हैं। तो हैबिट चेंज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस तरह से अगर हम करप्शन को चेंज करेंगे, करप्शन के ऊपर अटैक करें, तो करप्शन भी बड़े आराम से, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री जिसमें करप्शन खत्म हो सकती है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो गॉड फीलिंग लोग हैं। उनके मन में एक बार ये आ जाए कि हमने ये करना है तो करेंगे। आपने अभी देखा हो फार्मर एजुटेशन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जिन लोगों को हम, जिन बच्चों को हम, पंजाब के बच्चों को कहते हैं ड्रग लेते हैं, जिन बच्चों को हम कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकते, वही आपने देखा होगा कि पिछले 40-42 दिन से कितनी बड़ी एजुटेशन उन्होंने इंडिया में खड़ी कर दी है। और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि यूथ, इंडिया का यूथ कुछ भी कर सकता है, करना चाहे। सिर्फ सवाल ये है कि उसको एक अच्छी डायरेक्शन मिले, उनको अच्छे नेता मिले, उनको अच्छा एक मार्गदर्शक मिले जो कि एक एग्जाम्पल हो उनके लिए, जिसको फॉलो करने वो अपने को गौरवान्वित महसूस कर। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे। अब गुरु गोविंद सिंह जी जैसे जो लीडर आज आ जाए, गुरु नानक देव जैसे लीडर आ जाए, या हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लीडर आ जाए, अब्दुल कलाम जी जैसे लीडर आ जाए, तो उनको फॉलो करना हर एक जो बच्चा है, हर एक यंगस्टर है, उनको फॉलो करना अपना सौभाग्य समझेगा। और उनको ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। हमें ऐसे गुरुओं जैसे या जो महापुरुषों जैसे नेता चाहिए जिनके आचरण को लोग लेकर आगे चल सकें। तो मेरे सारे देश से ये अपील है कि हमें 3-4 सेक्टर्स में बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। एक तो एजुकेशन है, एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन जो है इसको कम से कम किया जाए और इसकी जगह गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन सबके लिए फ्री की जाए, चाहे उस पर जितना भी बजट हो, जैसे कि दिल्ली सरकार ने किया है, बजट जितना भी हो, क्योंकि एजुकेशन पे जो पैसा है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न हमें ओवर द पीरियड आएगा ही आएगा। इस तरह से हमें स्वरोजगार का मतलब गांव में हमें जो इंडस्ट्री है, गांव में हमें घर बनाने की परमिशन दे। अभी एक बहुत बड़ी बेमंडन है कि घर बनाने के लिए हम गांव में परमिशन देते हैं, हम कहते हैं लाल डोरा है, लाल डोरे से बाहर अगर घर बना ले तो वो इलीगल हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि कोई किसी को घर कहीं पे भी बनाने के लिए परमिशन दे दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने खेत में भी घर बना ले तो कम से कम मेरी एक शहर में आने की तो भेड़ करने की तो खत्म हुई ना एक चीज़। तो घर बनाने की तो परमिशन सिर्फ शहर की बाउंड्री को छोड़ के बाकी जगह पे, अगर किसी की अपनी जमीन 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 मरला है, 20 मरला, तो उसको अपना घर बनाने की परमिशन होनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, उसको जो डेवलपर्स हैं वो मैनिपुलेट ना करे उस सिस्टम को, लेकिन एक इंडिविजुअल अगर व्यक्ति लाल डोरे के बाहर भी घर बनाता है, अपने खेत में घर बनाता, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको बिजली पानी देने में क्या प्रॉब्लम है। बल्कि वो तो एक अच्छा आपका स्प्रेड ओवर होएगा। एक कट्ठी जगह पे कोई बीमारी फैलते कुछ भी होता है, उसकी बजाय अगर स्प्रेड ओवर है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये मेरी ये गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि घर बनाने की परमिशन सबको होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई घर बना सके, प्रोवाइडेड कि वो न्यू सेंस क्रिएट ना हो, शहरों के जैसे कोई अनऑथराइज्ड ना हो। लेकिन अगर अपनी ज़मीन पे कोई घर बनाना चाहता है तो उसको हमेशा परमिशन होनी चाहिए। दूसरा, जॉब गिवर। मेरा ये मानना है कि अगर मैं किसी को जॉब देता हूँ तो मेरे को इनकम टैक्स में या कहीं पे कोई ना कोई उसकी बेनिफिट मिले, ताकि मेरे को ये लालच हो। जैसे मैंने अगर ड्राइवर रखना है, तो अगर मैं एक इंसान को ड्राइवर रखता हूँ तो अगर मैं उस पर साल में 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उसको तनख्वाह देता हूँ, तो उसका मेरे को कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं अगर बेनिफिट मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छा एक आइडिया बनता है कि उसको एक तो क्या है कि पेमेंट अगर मैं चेक से देता हूँ तो उससे क्या होगा कि चेक से देने से एक उसकी भी इनकम बढ़ेगी। जो हम कहते हैं पावर्टी लाइन से नीचे 100 रुपये वाले पावर्टी लाइन से, वो सारी पावर्टी लाइन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोगों को कमाई नहीं है, लेकिन लोग कैश में लेते हैं इसलिए वो कहीं अकाउंट फार नहीं होता, तो पैरेलल इकोनॉमी चलती रहती है। अगर सारी पेमेंट जो हैं वो चेक से हो जाती हैं, उससे क्या होगा कि ये चीज़ें जो है आधार बेस्ड सिस्टम अब तो सारा है ही, तो उसके आधार में पता लगेगा कि किसको कितनी कमाई होती है। तो उससे क्या है, हमारी पावर्टी लाइन और हमारा जीडीपी की कैलकुलेशन, हमारी सारी इकोनॉमिक्स जो है वो सारी की सारी ठीक हो जाती है। तो ये कुछ ऐसा इनकम टैक्स में अगले बजट में ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि जो कोई इंडिविजुअल भी, इवन कोई भी इंडिविजुअल बंदा है, वो किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट देता है और उसको चेक से पेमेंट करता है, तो उसको उसकी पेमेंट का कोई 10% या 20% के हिसाब से उसको खर्चा अलाउड होगा और उसको टैक्स सेव कर सकते। इससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हाई लेवल पे क्रिएट हो जाए। जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने ड्राइवर रखें, घर में आया रखें, घर में अपना नौकर रखें। बुजुर्गों के लिए, जैसे मेरा एक बहुत और अच्छा सुझाव है कि बुजुर्गों के लिए जो 70 या 75 साल से ऊपर के हैं, उनके जिनके बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या बाहर चले जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जितने यंगस्टर्स हैं उनको एक 6 महीने की कोई ट्रेनिंग देके ओल्ड एज केयर की, उनको एक के 20,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 की सब्सिडी मिलेगी और 10,000 रुपये वो जो ओल्ड एज कपल है या है वो देगा या उसके बच्चे देंगे। इस तरह का कोई सिस्टम है तो लाखों बच्चों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और वो एक इंडिया में जो ह्यूमन फैक्टर है वो बहुत बड़ी उभर के आएगा। अगर हम सारे
70 साल से ऊपर वालों के लिए हम कर दें कि उनके पास कोई ना कोई, अगर उनके बच्चे नहीं उनको अटेंड करें तो उनके पास एक अटेंडेंट गवर्नमेंट की तरफ से या समाज की तरफ से जाएगा, और उसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आए कि जो उनका खर्चा देगा, चेक से देगा, उसको कोई इनकम टैक्स में सुविधा मिलेगी, और या कोई गवर्नमेंट उसके लिए कोई ना कोई पेंशन सिस्टम या कुछ करेगी। ये इससे करोड़ों बच्चों को एक बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर भी हो सकता है, और उसको एक अच्छा रोजगार मिल सकता है। 20,000 रुपये महीना एक बच्चे को अगर देते हैं और वो बच्चा ओल्ड एज की केयर करता है तो वो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस तरह के बहुत विचार आते हैं, लेकिन बात है कि कौन करे, तो करने वाला जो है वो हमारे लीडर और हमारे अफसर ही शुरू कर सकते हैं, हम लोग तो उसको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।